Hi everyone, welcome back to the Twin Bros channel and to our CUET Most Important MCQ series. आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारे PYQs जो पिछले CUET 2022 और 2023 के इस चैप्टर से हैं वो इंक्लूड करे हैं, सारे क्रूशियल MCQs और थोड़े ट्रिकी MCQs भी, जिससे कि हमारा जो पूरा प्रेप है इस चैप्टर का पूरी तरीके से कंक्रीट हो जाए, थॉर हो जाए। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट एंड अ स्मॉल पर्सुएशन टू मेक टू ईच वन ऑफ यू जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, विद द माइंडसेट कि आपको एक्चुअली प्रेप करना है। प्लीज अपने साथ कोई नोट पैड या नोटबुक लेके बैठिए एंड एज वी गो थ्रू द क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ जहां भी लगे वीडियो पॉज करना है पॉज करो। मेरे आंसर बताने से पहले ना आप खुद उस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करो एंड जस्ट टैली योरसेल्फ एट द एंड। साथ साथ चलते जाओ कि मैंने सही करा है, गलत करा, सही करा है, गलत करा। कीप टैलिंग योरसेल्फ। नोटपैड नहीं है, पेपर नहीं है, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, यूज द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज इट फॉर गाइज? इसी तरीके से प्रेप होगी। मॉक टेस्ट इसी को कहते हैं कि मॉक टेस्ट साइमुलेट करना। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ यू आर डूइंग। इसी से आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ एरियाज क्या है और वीक एरियाज कहाँ हैं एंड जिन पे आपको फोकस करना है, राइट? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो रियल क्विक एंड मेरे साथ साथ एंगेज करना है और टैली करते जाना है, सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ साइकोथेरेपी? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a goal of psychotherapy? A. Modifying habits. B. Increasing self-awareness. C. Prescribing medication. And D. Improving interpersonal relationships. The answer is pretty easy in this one. It's prescribing medications because medicines जो हैं psychological disorders में केवल psychiatrists prescribe करते हैं। आपके थेरेपिस्ट या जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप आर करेक्ट? फर्स्ट, it is contractual in nature and is terminated after the goal is met. Second, the therapist provides unconditional neutral regard for the client. Third, the experiences, events, and thoughts disclosed by the client are kept confidential. And fourth, it is a personal and warm interpersonal relationship by nature. तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखनी है। तो अगेन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीयूईटी में भर भर के आएंगे, इसीलिए हमेशा स्टेटमेंट्स जब भी दिए हैं आपको इट डज नॉट मीन कि आपको बुक की एज इट इज डेफिनेशन रटी होनी चाहिए, वो हो भी नहीं सकता, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव दोस कीवर्ड्स इन योर माइंड। कीवर्ड्स आपके करेक्ट हैं तो आंसर कैन नॉट गो रॉन्ग। तो अच्छा, अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। यस, इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल बिकॉज ट्रांजैक्शनल होता है। टर्मिनेट किया जाता है आफ्टर द गोल इज मेट, यानी वेलबींग या प्रॉब्लम जो है क्लाइंट की सॉल्व हो जाती है और वेलबींग इंप्रूव हो जाती है। यस, थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स अनकंडीशनल न्यूट्रल रिगार्ड फॉर द क्लाइंट। इज दिस करेक्ट? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सही होता बट न्यूट्रल रिगार्ड कुछ नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, द एक्सपीरियंसेस, इवेंट्स एंड थॉट्स जो कि क्लाइंट डिस्क्लोज करता है थेरेपिस्ट के सामने, उनको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, किसी को नहीं बताना होता। दिस इज करेक्ट। Fourth, it is a personal, warm, interpersonal relationship. It is not a personal relationship. It is a professional relationship by nature. इसलिए ये statement भी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी सही है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर वुड बी बी, फर्स्ट एंड थर्ड। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल थेरेपी, व्हाट लीड्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कॉज क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थेरेपी? ए. करंट फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड एलियनेशन. बी. अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड. C. Faulty conditioning patterns and faulty learning. And D. Questions about the meaning of existence. इसका आंसर भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। C. Faulty conditioning patterns and faulty learning. Current feelings of loneliness and alienation हमारा humanistic and existential therapy में होता है। Unfulfilled desires ये psychodynamic है। And D भी again existential therapy में होता है। C is the correct answer. Okay. How does the nature of therapeutic relationship differ in existential therapy compared to psychodynamic and behavioral therapy? इसको humanistic existential कर लेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये साथ साथ ही आई है। तो humanistic existential therapy compared to psychodynamic और behavioral therapy में therapeutic relationship कैसा होता है? A. The therapist interprets the client's thoughts and feelings. B. The therapist discerns faulty behavior and thought patterns. C. The therapist provides a warm, empathetic relationship. And D. The therapist provides emotional insight. अब थेरेपिस्ट इंटरप्रेट करता है थॉट्स और फीलिंग्स को। दिस हैपेंस इन एवरी थेरेपी बट साइकोडायनेमिक में ज्यादा होता है। सो अगेन
ये साइकोडायनेमिक का पॉइंट है। बी फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स बिहेवियर थेरेपी में होते हैं। सी वार्म एंड एम्पैथेटिक रिलेशनशिप इज समथिंग जो कि बहुत एम्फेसाइज किया जाता है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में, कि रिफ्लेक्शन करने देना है क्लाइंट को, उसको एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। तो द आंसर इज सी। डी का जो इमोशनल इंसाइट है वो साइकोडायनेमिक थेरेपी में अगेन होता है। इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो ऑप्शंस हैं ये तो साइकोडायनेमिक थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी की है, और बिहेवियरल थेरेपी और साइकोडायनेमिक लिखा भी है क्वेश्चन में, बट फोकस क्या है कि एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में कैसा होता है, उसका कैसे डिफरेंट है। तो वो हमें थर्ड पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे वार्म और एम्पैथेटिक थेरेपेटिक रिलेशनशिप पे ज्यादा एम्फोसिस होता है। ओके, दिस इज अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन। दिस इज अ PYQ एज वेल, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिस्ट वन में हमें कुछ टर्म्स दिए हैं जो थेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लिस्ट टू में उनका मीनिंग दिया है, तो देखते हैं। तो लिस्ट वन में है ए बॉडी लैंग्वेज, बी पैराफ्रेजिंग, सी रिसेप्शन, डी ऑथेंटिसिटी। लिस्ट टू में है फर्स्ट रिपीट और समराइज इन one's own words, second consistency between values and behavioral expressions, three non-verbal actions, एंड फोर द इनिशियल स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। तो आइए अब इन्हें मैच करना हम स्टार्ट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी यस नॉट वर्बल एक्शंस, जो वर्बल नहीं है, आपकी बॉडी जो आपको साइंस दे रही है, ये क्लाइंट की बॉडी मूवमेंट्स, राइट। बी पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग या इसको रीफ्रेजिंग भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, आपकी बुक में रीफ्रेजिंग दिया है, यहाँ पे पैराफ्रेजिंग इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया था, बट मेरे हिसाब से ऐसा दोबारा नहीं होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट टेलिंग यू इन केस। रीफ्रेजिंग और पैराफ्रेजिंग एक ही चीज है, और इसको हम मैच करेंगे किससे, रिपीटिंग और समराइजिंग इन one's own वर्ड। जैसे ही क्लाइंट ने कुछ बोला, थेरेपिस्ट अपने वर्ड्स में उसे समराइज करके बोलेगा कि अच्छा आप डिड यू मीन दिस, दिस इज कॉल्ड रीफ्रेजिंग। सी रिसेप्शन, रिसेप्शन को हम मैच करेंगे टू द इनिशियल स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, द लिसनिंग प्रोसेस, बिकॉज रिसेप्शन मतलब आपने कुछ बोला, मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ, सुन के रिसीव कर रहा हूँ पहले, सो लिसनिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है रिसेप्शन। डी ऑथेंटिसिटी इज कि आपकी जो वैल्यूज हैं वही आपके बिहेवियर में झलक रहा है, यानी आप बिलीव कुछ करते हो और कर कुछ और रहे हो, सो दैट इज ऑथेंटिसिटी। तो इस हिसाब से जो हमने कॉम्बिनेशन मैच करे हैं, द करेक्ट आंसर वुड बी सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। मॉडर्न साइकोडायनेमिक थेरेपीज लास्ट फॉर ए सेवरल ईयर्स, बी 10 to 15 सेशंस, सी 20 to 30 सेशंस एंड डी मोर देन 30 सेशंस। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, साइकोडायनेमिक थेरेपी के लिए आपकी बुक में ना दो टाइमलाइंस दी हैं। जो पुराना क्लासिकल साइको एनालिसिस होता था, फ्रॉइड ने जो बनाया था, वो सेवरल इयर्स तक चलता था, बट मॉडर्न साइकोडायनेमिक थेरेपीज जो आई हैं, जो फ्रॉइड के सक्सेसर्स ने डेवलप की हैं, उनका जो टाइम पीरियड है वो काफी छोटा है, एंड दैट इज बी 10 to 15 सेशंस के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज सेवरल इयर्स का आपको ऑप्शन दिया है। अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ PYQ। मैचिंग क्वेश्चंस बहुत है PYQs में, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखते हैं। लिस्ट वन, ए इमोशनल इंसाइट, बी अडाप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स, सी पर्सनल ग्रोथ, and D solving psychological problems. List 2, first behavior therapy, second psychotherapy, third humanistic therapy and fourth psychodynamic therapy. अच्छा, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से तीन तो थेरेपीज के नाम है और एक साइकोथेरेपी इन जनरल है। कभी कंफ्यूज नहीं होना, साइकोथेरेपी ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म है, जितनी भी थेरेपी साइकोलॉजी ऑफर करती है वो सब साइकोथेरेपी के अंडर आते हैं। ये तीनों जो है, बिहेवियर, ह्यूमनिस्टिक, साइकोडायनेमिक, ये तीनों टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी है। मैंने काफी लोगों को साइकोडायनेमिक और साइकोथेरेपी में कंफ्यूज होते देखा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, साइकोडायनेमिक थेरेपी एक टाइप की साइकोथेरेपी है। ओके ओके, लेट्स सी, लेट्स लुक एट इट। तो हर टर्म इनमें से, हर टर्म ना हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थेरेपी को बिलोंग करता है। तो देखते हैं क्या। ए इमोशनल इंसाइट, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, ये जो शब्द है ये आया है साइकोडायनेमिक थेरेपी में, कि साइकोडायनेमिक थेरेपी का प्राइम बेनिफिट क्या होता है कि इमोशनल इंसाइट डेवलप होती है क्लाइंट में। बी अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स, अब ये किसका प्राइम बेनिफिट है, ये है बिहेवियर थेरेपी का प्राइम बेनिफिट, कि आपके मैलअडेप्टिव बिहेवियर्स करेक्ट होके अडेप्टिव बन जाते हैं। सी पर्सनल ग्रोथ, ये हम बहुत इजीली जानते हैं, ये चीफ बेनिफिट है हमारी ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का। एंड डी सॉल्विंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, दिस इज कॉमन टू ऑल साइकोथेरेपीज, इसलिए इसका होगा सेकंड साइकोथेरेपी। अब जो हमने मैच करा है उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर शुड बी ए, फर्स्ट ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ क्लिनिकल फॉर्मुलेशन? याद हो एक छोटा सा एक्स्ट्रा रीडिंग का बॉक्स जो आपके लिए दिया है एनसीईआरटी में। A. Choosing the client's treatment goals. B. Identifying areas for treatment.
C. Administering psychological tests. And D. Establishing rapport with the client. Okay. इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है? क्लिनिकल फॉर्मुलेशन यानी हमें ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, कौन सी टाइप की थेरेपी के साथ करना है, क्या हमारा ट्रीटमेंट पैकेज होगा और किन किन चीजों को एक्चुअली ट्रीट करना है ना? तो फिर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ ट्रीटमेंट कि हम एक्चुअली ट्रीट किस चीज को कर रहे हैं, ये हमारा क्लिनिकल फॉर्मुलेशन के अंडर आता है। ए नहीं होगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट तो बाद में होते हैं, जब आपने क्लिनिकल फॉर्मुलेशन कर लिया है। रैपो भी नहीं होगा, रैपो एक अलग ही प्रोसेस है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन इज जस्ट लाइक किस चीज पे काम कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ओके इसके बाद है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बिगिंस विद सम फॉर्म ऑफ ए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बी relaxation training, C instrumental training, D none of the above। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन अगर याद हो तो क्या होता है, उसमें फियर हायरार्की होती है आपकी, एंड ये एक टाइप की बिहेवियरल थेरेपी है। हम जब भी फियर एक स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट क्लाइंट को एक्सपोज करते हैं तो पहले हम उनको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एकदम से घबराए ना। ओके सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Dash approach, the therapist uses pointed but friendly questioning to root out the client's faulty depressogenic cognitions। Cognition मतलब thoughts। अब options हैं A psychodynamic therapy, B cognitive, C behaviorist and D humanistic। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है। पहली बात तो pointed but friendly questioning, okay, and to root out client के faulty depressogenic cognitions। अब ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली एक टाइप की थेरेपी, उसके अंडर एक सब थेरेपी है, उसमें आता है। तो यहाँ पे देखो, ये कीवर्ड देखो, फॉल्टी डिप्रेसोजेनिक कॉग्निशन। कॉग्निशन माने थॉट, और थॉट किस में ट्रीट होता है? कॉग्निटिव थेरेपी में। सो क्लियरली द विनर इज बी, कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव अप्रोच में थेरेपिस्ट पॉइंटेड विद फ्रेंडली क्वेश्चनिंग यूज करता है ताकि वो क्लाइंट के जो मैलाडेप्टिव गलत कॉग्निशंस फीड हो रखे हैं दिमाग में, उनको चैलेंज करके निकाल पाए। सो अगेन a slightly heavy looking statement based question, but बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने एक्चुअली कीवर्ड्स याद करे हैं हर थेरेपी के। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर एल्बर्ट एलिस्की rational emotive therapy RET। First statement, the client is taught to recognize bodily processes and emotions that are blocked out from awareness, thus increasing self-awareness and self-acceptance। Second, unwanted behavior can be reduced and wanted behavior can be increased simultaneously through differential reinforcement। Third, the first step in RET is the ABC, yani antecedent belief consequence analysis। And fourth, in the process of RDT, the irrational beliefs are refuted by the therapist through a process of non-directive questioning। अब इनमें से देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस बाय रिकॉग्नाइजिंग बॉडीली प्रोसेस एंड इमोशंस। हम साफ साफ जानते हैं ये जेस्टॉल्ट थेरेपी में होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरईटी। सेकंड में एक तो पहली बात बिहेवियर कीवर्ड आ रहा है, बिहेवियर की बात हो रही है। आरईटी कॉग्निटिव थेरेपी है तो कोई मेल ही नहीं है। एंड अगेन डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट इज अ बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक, so this option is cancelled out। थर्ड, एबीसी एनालिसिस होता है आरईटी में, यस होता है। फोर्थ, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग होती है, यस होती है। तो ये दोनों है हमारे सही ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी ए, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, which of the following statements about behavior therapy is correct? A, adaptive behaviors are analyzed in the terms of antecedent and maintaining factors। B, it gives significance to probing the past of the client। C, it is a non-unified theory consisting of several techniques and interventions। And D, treatment is done through a treatment package which is same for all the clients। Okay, इनमें से कौन सी हमारी सही स्टेटमेंट है हमें ये देखना है। The answer would be C, that it is a non-unified theory जिसमें बहुत सारे टेक्निक्स और इंटरवेंशन आते हैं और बहुत ही वेरिड टाइप के। अब देखते हैं बाकी सारे सही क्यों नहीं है। Adaptive behaviors are analyzed in the terms of antecedent and maintaining factors। This is not true because antecedent and maintaining factors तो होते हैं, but वो होते हैं maladaptive behaviors के लिए, adaptive behaviors के लिए नहीं होते हैं। B, it gives significance to probing the past। क्या हमें कभी बोला जाता है कि क्लाइंट का पास्ट पूरी बचपन की हिस्ट्री निकालो? नहीं, that holds true for psychodynamic therapy। C, सी तो हमारा करेक्ट है
कि नॉन यूनिफाइड थ्योरी है। डी, ट्रीटमेंट इज डन थ्रू अ ट्रीटमेंट पैकेज, यस, विच इज सेम फॉर ऑल द क्लाइंट्स। अरे यार नहीं, क्योंकि थर्ड पॉइंट में यही बोल रहे हैं कि इतनी सारी टेक्निक्स और इंटरवेंशंस हैं कि अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए हम अलग अलग ट्रीटमेंट पैकेज चूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नॉन यूनिफाइड थ्योरी है बिहेवियर थेरेपी। केस बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ये तभी हो पाएंगे जब कंसेप्ट रटा नहीं होगा बल्कि समझा होगा और उसे आप अप्लाई कर पाओगे। तो Satakshi, a 35-year-old marketing executive, often feels overwhelmed with her workload and experiences high levels of stress. She finds it challenging to manage her time effectively, often procrastinates on important tasks. As a result, she frequently misses deadlines and feels anxious about her performance at work. Here, breaking down her tasks into smaller manageable steps could be a dash operation, while providing bonuses for meeting deadlines timely could be a dash operation. Options हैं A, antecedent consequent, B, establishing consequent, C, consequent is antecedent and D, antecedent establishing. यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि प्रोक्रेस्टिनेट वो करते हैं और डेडलाइंस मिस करते हैं, तो ये हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम हमें दे दी है। और अब इन्होंने हमें बिहेवियरल थेरेपी के टर्म्स में कहा है कि अब आप बताओ, हमने दो मेजर्स लिए। पहला तो ये कि उनके जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर देना है। सेकंड, जब भी वो डेडलाइन मीट करेंगे टाइम से उनको बोनसेस दिए जाएंगे सैलरी के साथ। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है, हमें ये बोला है। एंड तीन टर्म्स है, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट एंड एस्टैब्लिशिंग। अब ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, ये बिहेवियर होने से पहले किया जा रहा है ताकि हेल्प हो पाए अडैप्टिव बिहेवियर को कर पाने में। सो दिस इज एन एंटीसीडेंट फैक्टर या एंटीसीडेंट ऑपरेशन। देन प्रोवाइडिंग बोनसेस, जब भी डेडलाइंस मीट हो रही है, मतलब जब भी अडैप्टिव बिहेवियर हो गया है उसको रीइंफोर्स करा जा रहा है कि ये मेंटेन हो, ऐसा ही रहे। सो दिस इज प्रोवाइडिंग बोनसेस इज अ कॉन्सिक्वेंट फैक्टर। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, एंटीसीडेंट एंड बी, ए एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इस्टेब्लिशिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशिंग में ना हमेशा एक क्वांटिटी आ जाती है कि ये चीज बढ़ाई है, ये चीज कम करी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंटीसीडेंट यानी जो पहले हो रहा है, कॉन्सिक्वेंट यानी जो बाद में हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए हो रहा है ताकि अडैप्टिव बिहेवियर होता रहे। रश्मि हैज began to idealize her therapist as the most ideal human being out there. She seeks approval from them about her preferences, decisions, etc. She now realizes that she has fallen in love with her therapist, discusses the same with them. Them मतलब यहाँ पे therapist की बात हो रही है। This is a case of A, transference neurosis, B, positive transference, C, negative transference, D, none of the above. अब ये साइकोडायनेमिक थेरेपी से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। क्योंकि देखो, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस देख के ना कंफ्यूज नहीं हो रहा। ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस जो है वो एक फॉर्मल टर्म है फॉर द प्रोसेस जहां पे जो आपका पावर फिगर रहा है, चाइल्डहुड में जो फिगर रहे हैं जिनके साथ आपके इश्यूज अटैच थे, उनको आप प्रोजेक्ट करने लगते हो ऑन टू द थेरेपिस्ट। सो दैट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। इसके भी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस एंड नेगेटिव ट्रांसफरेंस। नेगेटिव में क्या होता है, थेरेपिस्ट पे एंगर, नेगेटिव इमोशंस प्रोजेक्ट करते हो, एंगर हो गया, फियर हो गया, जेलिसी हो गया। पॉजिटिव में यू आइडियलाइज देम, यू फॉल इन लव विद देम, यू सीक देयर अप्रूवल, यू सी देम एज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आउट देयर। तो द आंसर वुड बी बी, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, क्योंकि हमारे केस में वही सारी चीजें दी गई हैं। डैश इज अ बिहेवियरल टेक्निक टू ट्रेन द क्लाइंट टू बिहेव इन अ सर्टेन वे by observing a role model or the therapist who enacts adaptive behavior. What behavioral technique is this? A, vicarious learning, B, modeling, C, behavior enactment, and D, reciprocal inhibition. The answer is pretty easy. अगर आपने ढंग से इसे रीड किया है, इट्स बी, मॉडलिंग। बिहेवियरल इनैक्टमेंट कुछ नहीं होता। रेसिप्रोकल इनहिबिशन एक प्रिंसिपल है जिसपे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन काम करता है। विकैरियस लर्निंग इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मॉडलिंग, जो कि बैंड्यूरा ने दिया था। बट एक्चुअली टेक्निक, बिहेवियरल टेक्निक जो है उसका नाम हमारा मॉडलिंग ही है। ओके, देखा, ये कीवर्ड ने आपको हेल्प किया टू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, बट इंस्टेड चूज द राइट आंसर विच इज दिस। तो इसीलिए एक एक कीवर्ड ना ध्यान से सुनना है, पकड़ना है, रीड करना है और फिर आंसर चूज करना है। व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स persistent irrational thoughts like I am not good enough in Beck's cognitive therapy? A, dysfunctional cognitive structures, B, core schemas,
सी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एंड डी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब ये चारों ही टर्म्स जो बेक की कॉग्निटिव थेरेपी में दिए हैं ना, एरन बेक की, बहुत ईजी है इनमें कंफ्यूज होना, बट कंफ्यूज नहीं होना। You need to read it as many times as you can and discern between these four ताकि आप समझ पाओ कि हर चार में actually difference क्या है। The correct answer for this would be negative automatic thoughts. Persistent irrational thoughts जो कि बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वो आपके नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की वजह से ये हो रहा है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना प्लीज, ये अच्छे से पढ़ना है तब ही क्लियर होगा जब समझ के पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद सीबीटी? ए schizophrenia, बी bipolar and dissociative disorders, सी anxiety depression and panic attacks and डी obsessive compulsive disorder। सीबीटी माने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर में आप कोई भी थेरेपी दे दो वो इफेक्टिवली क्योर नहीं हो सकते कभी, इनमें तो रिहैबिलिटेशन प्लस मैनेजमेंट दोनों लगता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सीबीटी के लिए कहीं नहीं आया। सीबीटी के लिए जो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आए हैं जो वो क्योर करती है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स। तो द आंसर इज सी। व्हाट इज डिफाइंड एज द innate force that moves a person towards becoming more complex, balanced and integrated? जहाँ भी innate word आ गया, complex, balanced, integrated, this is about existential humanistic therapy. A emotional regulation, B self awareness, C self actualization and D self integration। इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। द आंसर इज सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमें अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जहाँ पे हमारी एक इन्नेट ड्राइव होती है, इन्नेट डिजायर होती है अंदर से हमेशा से कि हमें मोर कॉम्प्लेक्स बनना है, बट इन अ वे जिससे हम एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बने और हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वो सब इंटीग्रेटेड रहे, एक होल ह्यूमन बीइंग बने। तो इस प्रोसेस को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। आंसर इज सी। देन when using the cognitive behavior therapy, we follow some methods given below. Which of the following is not used in this therapy? First, addressing the childhood traumas of the client. Second, addressing the biological aspects through relaxation. Third, addressing the psychological aspects through behavior therapy. And fourth, addressing the social aspects through environmental changes. तो इनमें से ऑप्शंस तो हम इनके बाद में देखेंगे, पर देखते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इनमें से कौन कौन से यूज होते हैं और कौन कौन से यूज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट, एड्रेसिंग द चाइल्डहुड ट्रॉमास ऑफ अ क्लाइंट, ये तो साइकोडायनेमिक थेरेपी में होता है, इसमें नहीं होता, सीबीटी में नहीं होता। सेकंड, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थ्रू रिलैक्सेशन, अगेन ये हमारा सीबीटी में नहीं होता। थर्ड, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थ्रू बिहेवियरल थेरेपी। नाउ दिस सीम्स कन्विंसिंग, बट ध्यान से देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू एड्रेस करना, इज दिस करेक्ट? दिस इज रॉन्ग। बिहेवियरल थेरेपी से बिहेवियर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, एंड जो कॉग्निटिव थेरेपी वाला पार्ट होता है सीबीटी का, उसको हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। इसलिए इवन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग इवन दो इट सीम्स राइट। फोर्थ, एड्रेसिंग द सोशल एस्पेक्ट्स थ्रू एनवायरमेंटल चेंजेस, ये हमारी सीबीटी कवर नहीं करती। सीबीटी मतलब थॉट और बिहेवियर, तो इसका मतलब चारों ही यूज नहीं होते। तो द करेक्ट आंसर इज बी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑफ देम आर नॉट यूज। कभी कभी नन ऑफ द अबव भी सही ऑप्शन हो सकता है, बट वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड नॉट जस्ट योर इंट्यूशन, the way you have prepped for it. Okay, how does healing occur in humanistic existential therapy? A, by the therapist guiding the client through self-awareness exercises. B, through the client's exploration and understanding of their emotions and experiences. C, by the client adhering strictly to prescribed behavioral changes. Or D, through the use of existential philosophy. अब यहाँ पे क्या है, हीलिंग कैसे होती है ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में? सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइजेस इसमें नहीं होती, दूसरी एक और दूसरी थेरेपी है उसमें होती है। सेकेंड, थ्रू द क्लाइंट्स एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। करेक्ट, दिस इज करेक्ट कि ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी एक ऐसा स्पेस क्रिएट करती है क्लाइंट के लिए, एक ऐसा सेफ एंड पॉजिटिव स्पेस जहाँ पे क्लाइंट अपनी इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को खुद से एक्सप्लोर करते हैं और अंडरस्टैंड करके डिकोड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। थर्ड, बिहेवियरल चेंजेस इज नॉट अबाउट
ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एंड एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं आया कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी यूज होती है, जस्ट बिकॉज एग्जिस्टेंशियल है ये भी एग्जिस्टेंशियल है, इसे सेलेक्ट नहीं करना। विच थेरेपी एनकरेजेस शेयरिंग ऑफ देयर ओन विच थेरेपी एनकरेजेस शेयरिंग ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, वैल्यूज एंड एग्जिस्टेंस विद द क्लाइंट while discouraging transference। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में एक गलती है। विच थेरेपी एनकरेजेस द थेरेपिस्ट for sharing of their own feelings, values, and existence with the client while discouraging transference. Options हैं A. Client-centered therapy, B. Psychodynamic therapy, C. Logotherapy, and D. Rational emotive therapy. I'm sorry for the kind of writing, but just तो थेरेपिस्ट ऐसी कौन सी पर्टिकुलर थेरेपी है? बाकी सारी थेरेपीज कहती है थेरेपिस्ट को कि अपना पोजीशन नहीं डालना, अपने व्यूज अपने ओपिनियंस नहीं देने आपको, और क्लाइंट जो कर रहा है उसे वो करने दो, ठीक है। तो बेसिकली थेरेपी ऐसी कौन सी होती है जहाँ पे थेरेपिस्ट को बोला जाता है नहीं नहीं आप अपनी फीलिंग्स और वैल्यूज भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो और ट्रांसफरेंस नहीं होने देनी, जो साइकोडायनेमिक थेरेपी में होने देते हैं ना आराम से, कि क्लाइंट किसी पास्ट की फिगर के साथ थेरेपिस्ट को जोड़ रहा है, वो नहीं होने देना, उसको डिस्करेज करना है, प्रेजेंट में लाना है। तो इन ये कौन सी थेरेपी अलाउ करती है? द आंसर इज सी, लोगोथेरेपी, जिसमें हमारे आपकी स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस की बात हुई है, और आपका उसी थेरेपी में हमें एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी की बात हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो थेरेपिस्ट है उसको अलाउड होता है कि आप अपनी फीलिंग्स, वैल्यूज और एग्जिस्टेंस के बारे में क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो, ट्रांसफरेंस नहीं होने देनी है। सो द आंसर इज लोगोथेरेपी बाय विक्टर फ्रैंकल। केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम अ PYQ. It's a PYQ. An alcoholic is given a mild electric shock and asked to smell the alcohol. Repeatedly pairing the smell of the alcohol with the pair of shock leads to giving up of alcohol by the person. Identify the behavioral technique being used here. A. Negative reinforcement. B. Token economy. C. Aversive conditioning. And D. Modeling. Okay. The answer would be यहाँ पे C. Aversive conditioning, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऐसी चीज जो अभी बहुत अच्छी लगती है, अल्कोहल को एक ऐसे स्टिमुलाई के साथ पियर किया जा रहा है जो कि पेनफुल है, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। तो जो अभी तक अच्छी कंडीशनिंग थी उसको अवर्स किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है, प्लेजेंट चीज को प्लेजेंट बनाया जा रहा है। इट्स अवर्सिव कंडीशनिंग। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब एक अडेप्टिव बिहेवियर करके आप किसी बहुत ही अनप्लेजेंट स्टिमुलाई से एस्केप कर सको। ओके, टोकन इकोनॉमी क्लियरली नॉट, मॉडलिंग क्लियरली नॉट। तो सी, एवर्सिव कंडीशनिंग। ओके, डैश द प्रोपाउंडर ऑफ डैश इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस which is a repository of love, aesthetic awareness and life values. A. Frederick Pearl's logotherapy. B. Viktor Frankl logotherapy. C. Carl Rogers client-centered therapy. And D. Abraham Maslow gestalt therapy. ये मैंने थोड़ा सा भी आंसर रिवील कर दिया है पीछे। द आंसर इज बी, विक्टर फ्रैंकल लोगोथेरेपी। विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी दी थी और लोगोथेरेपी के अंडर, इनकी थ्योरी के अंडर ही इन्होंने स्पिरिचुअल अनकॉन्शियसनेस की बात की, स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस की बात की थी, जो कि जैसे हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस होता है, जैसे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी कहती है, ये स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस क्या है, यहाँ पे सारे अच्छे इमोशंस, अच्छे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे लव, एस्थेटिक अवेयरनेस और लाइफ वैल्यूज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु इज गोइंग थ्रू self-acceptance and self-awareness issues and hence begins going to the therapy. His therapist teaches him to recognize bodily processes and the emotions that are being blocked out from his awareness. He also engages in role plays to act out his fantasies. Manu is likely to be receiving A. Psychodynamic therapy, B. Client-centered therapy, C. Gestalt therapy, and D. Beck's cognitive therapy. जहां भी सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस इश्यूज पे काम हो रहा है, आपकी बॉडीली इमोशंस और बॉडीली प्रोसेसेस जो ब्लॉक्ड है उनको फ्लो चैनलाइज किया जा रहा है, एंड रोल प्लेस हो रहे हैं ताकि आप फैंटेसीज एक्ट आउट कर सको। द आंसर हैज टू बी सी, जेस्टॉर्ट थेरेपी, जो कि फ्रेडरिक पर्ल्स ने दी थी। अभी तक अगर लग रहा है ना कि कॉन्क्रीट रिविजन हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपको चैलेंज कर रहे हैं और आप साथ साथ टैली कर रहे हो, साथ साथ ट्रैक कर रहे हो हाउ यू आर डूइंग। एंड गाइज, प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो,
कीप ड्रॉपिंग डाउन एनी सजेशंस, एनी रिमार्क्स, एनी डाउट्स। कहीं भी लग रहा है कि मैं सही नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत बोल दिया, एनीथिंग इट इज, जस्ट ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट्स। लिखते जाओ साथ साथ जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सब यहाँ पे, जस्ट सो दैट आपका सीयूटी प्रेप बिल्कुल स्मूथ जाए। प्लीज सब्सक्राइब। ओके, which of the following is not a factor that contributes to healing process in psychotherapy? A, catharsis. B, warm and accepting atmosphere. C, therapeutic alliance. And D, techniques adopted by the therapist. हीलिंग प्रोसेस में कौन सा फैक्टर काम नहीं करता साइकोथेरेपी में? कैथारसिस, इमोशनल अनबर्डनिंग काम करता है। वार्म एंड एक्सेप्टिंग एटमोस्फेयर, लेट्स सी। थेरेप्यूटिक अलायंस बाय नेचर हीलिंग होती है, तो यस। एंड डी, जो थेरेपिस्ट हमारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर वुड बी बी, वार्म एंड एक्सेप्टिंग एटमोस्फेयर। ये थेरेप्यूटिक अलायंस की ही एक प्रॉपर्टी है, अलग से नहीं है। टेक्निक्स हमारी हीलिंग, जो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट जो टेक्निक एम्प्लॉय कर रहा है उसी के बेस तो हीलिंग हो रही है। इमोशंस जो अंदर बर्डन बना है वो अनबर्डनिंग हो रही है, तो कैथारसिस की वजह से हीलिंग हो रही है। थेरेप्यूटिक अलायंस जो अपने आप में बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें वार्म और एक्सेप्टिंग एटमोस्फेयर भी आ जाता है। ये तीनों हमारे factors हैं, but B is not a factor, warm and accepting atmosphere. Okay, which of the following characteristics is not central to a therapist who practices client-centered therapy? A, empathy. B, positive warmth. C, unconditional positive regard. And D, none of the above. अब एक थेरेपिस्ट है जो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी प्रैक्टिस करता है, उनके लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं इनमें से जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एक सेंट्रल फीचर नहीं है इस थेरेपी का? एम्पैथी देना, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थेरेपी। पॉजिटिव वार्मथ देना, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी बुक में टर्म दिया है वार्मथ, जस्ट रिमेंबर दैट। सी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, दिस इज वेल इज वेरी मच एम्फसाइज्ड इन क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा दैट इज डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट फॉलो नहीं करता सेंट्रली, तो डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव टिक करने से, सेलेक्ट करने से डरना नहीं है, इफ यू नो दैट यू आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेशेंट वेरिएबल? अब इसमें याद होगा हमारे जो हीलिंग फैक्टर्स थे, फैक्टर्स फॉर हीलिंग इन साइकोथेरेपी, उनमें कुछ कुछ चीजें थी। कैथारसिस था, थेरेपेटिक अलायंस थी, एक था नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स। उसमें दो टाइप के फैक्टर्स थे, थेरेपिस्ट के पार्ट पे वेरिएबल्स एंड पेशेंट वेरिएबल्स। तो इनमें से कौन सा एक पेशेंट वेरिएबल नहीं है? ए, पॉजिटिव नेचर। B, motivation for change. C, expectation of improvement. And D, none of the above. Expectation of improvement होना जरूरी है, motivation for change कि मैं change हो जाऊंगा, मैं होऊंगा, जो मुझे suggest किए जा रहे changes वो भी जरूरी है। Positive nature seems correct but it is not. Positive nature एक therapist variable है, इसलिए the answer is A, पॉजिटिव नेचर। ये थेरेपिस्ट वेरिएबल है, पेशेंट वेरिएबल नहीं है। विच माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन इन्वॉल्व्स पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस बॉडीली सेंसेशंस एंड थॉट्स पासिंग थ्रू वंस अवेयरनेस? ए, योगा। बी, सुदर्शन क्रिया योग। सी, विपस्सना। डी, कुंडलिनी। माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन जिसमें पैसिवली ऑब्जर्व करते हैं हमारी बॉडी सेंसेशन और थॉट्स को, इसका आंसर इज सी, विपस्सना। ये विपस्सना में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हैं बॉडी में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन। A 32-year-old man diagnosed with schizophrenia has been experiencing disinterest and lack of motivation to interact with others. Despite receiving medication that effectively reduces his symptoms, he still struggles to engage in daily activities and social interactions. What is the most appropriate next step in the treatment of this patient? A, increase the dosage of medication to further reduce symptoms. B, provide rehabilitation interventions to improve functioning and productivity. C, refer the patient to different psychiatrists for a second opinion. D, discontinue medication since symptoms तो reduce हो गए हैं and just to focus on the therapy. यहाँ पे clearly दिख रहा है हमें। पहली बात यहाँ पे मैं पहले भी ये रिपीट कर चुकी हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसे जो हमारे आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें मैनेजमेंट ही हो सकता है। उनको आप बिल्कुल भी कभी भी ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये तो फिक्स हो गए। द पर्सन हैज टू लर्न टू लिव समहाउ, एंड हम इस उनकी लिविंग को कैसे इंप्रूव कर सके समहाउ दैट दे कैन एडजस्ट इन सोसाइटी, इस पे काम करते हैं। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, डेली इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहे, यानी अगेन वही डेली लिविंग को कैसे इंप्रूव करना है। तो इसके लिए the most reasonable option is B, to provide rehabilitation ताकि
फंक्शनिंग इंप्रूव हो पाए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। क्योंकि रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, आपको सोशल स्किल सिखाते हैं, आपके सोशल इंटरेक्शन एटलीस्ट एडजस्टेबल हो पाए ये सिखाते हैं, प्लस छोटे मोटे काम आप कर पाओ, एक प्रोडक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाओ सोसाइटी को, वो करवाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये मेडिकेशन, अगेन डिफरेंट साइकाइट्रिस्ट, हम तो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे थेरेपिस्ट की बात कर रहे हैं, थेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट आर नॉट द सेम। Discontinuing medication, again, medication is not under the purview of psychotherapy. Okay, Rajini uses yoga and meditation to focus her attention. This is a form of dash therapy. A. Electroconvulsive. B. Humanistic existential. C. Cognitive. D. Alternative. The answer is D. Alternative. Yoga, meditation, Kundalani, स्काई, ये सब ऑल्टरनेटिव में आते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपी में। द सेंट्रल थीसिस ऑफ दिस थेरेपी इज दैट irrational beliefs mediate between antecedent events and their consequences. Name the therapy. A. Cognitive behavioral therapy. B. Rational emotive therapy. C. Humanistic existential therapy. D. None of the above. The answer is pretty easy. D. Rational emotive therapy. क्योंकि rational emotive therapy में ही हम ये मानते हैं कि ए बी सी, पहले एंटीसीडेंट इवेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आपके बिलीफ्स आ रहे हैं जो कि इरैशनल है, और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं जो अगेन वही आपके बिलीफ को रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो आरईटी। ओके, a teacher notices one of her students, Manav, frequently disrupts the class by talking loudly and making jokes during the lectures. Despite several warnings, he continues to exhibit this behavior. Which method of differential reinforcement could be most effective in addressing Manav's disruptive behavior? Differential reinforcement मतलब जो गलत बिहेवियर हो रहा है उसको नेगेटिव reinforcement दो, जो सही अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है उसको पॉजिटिव reinforcement दो, या फिर एटलीस्ट नेगेटिव बिहेवियर को आप इग्नोर करो। तो ए positive, A, providing negative reinforcement for talking loudly and making jokes. B, ignoring both the disruptive behavior and attentive behavior. C, providing negative reinforcement for talking loudly and making jokes while reinforcing attentive and quiet behavior. And D, providing positive reinforcement for both the disruptive behavior and the attentive behavior. I think the answer is pretty easy in this one. That is C. जब भी वो जोर से बात कर रहा है, जोक्स कर रहा है क्लास में, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो। ओके, कुछ पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट दो, वाइल रीइंफोर्सिंग। एक्चुअली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट पनिशमेंट, इट्स लाइक कोई बेनिफिट उनसे ले लो। ओके, उन्हें फ्रेंड से दूर बिठा दो, दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एंड जब भी वो अटेंटिव एंड क्वाइट रहे तो पॉजिटिवली रीइंफोर्स करो बाय गिविंग अ star or maybe giving a toffee or something. So that is positive reinforcement. The rapid breathing technique to induce hyperventilation is a part of Dash Yoga. A. Sudarshan Kriya. B. Pranayam. C. Kundalani. D. Ashtang. Hyperventilation मतलब जोर जोर से सांस लेना. This is a clear feature of A. Sudarshan Kriya Yoga. Which of the following is not true about insight in psychodynamic therapy? Psychodynamic therapy हमारे क्लास 12 के सिलेबस में तो हमने रिमूव कर दी थी, बट सीयूईटी में आपकी सारी पुरानी एनसीईआरटीज जो है ना, जिनका पूरा फुल सिलेबस था, फुल फ्लेजेड, उनमें से आ रहा है। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी इसलिए सीयूईटी के लिए ना प्रेप करनी पड़ेगी, इसलिए कर लेना ध्यान से। थोड़ी ट्रिकी हो सकती है बट मेक श्योर यू डू इट। ओके, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इनसाइट का कंसेप्ट इन साइकोडायनेमिक थेरेपी? A. It is a consequence of working through. B. It is accompanied by understanding oneself at intellectual and emotional levels. C. Once insight emerges, the therapy is terminated. D. It is a sudden event जहाँ पे unconscious memories emerge altogether into conscious awareness. A. It is a consequence of working through. Working through हमारी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम जितने भी वेग इवेंट्स हैं उनको और क्लियर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी लाते हैं। तो यस, दैट्स ट्रू, इनसाइट वहीं से आती है। सेकंड, इनसाइट का मतलब क्या है कि क्लाइंट खुद को इंटेलेक्चुअली भी समझ रहा है, इमोशनली भी आप समझ पा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनसाइट जब आती है तो थेरेपी का गोल पूरा हो जाता है, इसलिए थेरेपी को टर्मिनेट करा जाता है, बंद कर दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी, इट इज अ सडन इवेंट जहां पे अनकॉन्शियस मेमोरीज एकदम से कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है। नाउ दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इनसाइट एक
इवेंचुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे इंसाइट आती है, जहाँ पे धीरे धीरे आप अपनी अनकॉन्शियस मेमोरीज को प्रोसेस करते हो और धीरे धीरे वो कॉन्शियस अवेयरनेस में इंटीग्रेट होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मेरे बचपन के ट्रॉमास और फियर्स एकदम से भाई आ गए कॉन्शियस अवेयरनेस में। इट इज नॉट अ सडन इवेंट, इट्स अ इवेंचुअल इवेंट, इट्स अ स्लो इवेंट। इसीलिए तो इसे वर्किंग थ्रू का है कि आप वर्क थ्रू करते रहते हो आगे पीछे, तब धीरे धीरे इंसाइट आती है। सो आंसर इज डी, इट इज अ सडन इवेंट where the unconscious memories emerge altogether into conscious awareness. This is not true about insight. Research has been conducted on Kundalini Yoga by A. National Institute of Mental Health and Neurosciences NIMHANS, B. Institute for Nonlinear Science, University of California, C. All India Institute for Medical Sciences AIMS, and D. Board of Psychiatric Research at Harvard University. The answer is B. इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लीनियर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। इन्होंने हमारी कुंडलिनी योगा पे रिसर्च की है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद स्काई, जो कि हमारा सुदर्शन क्रिया योग है, जिस पे रिसर्च हमारे निम्हांस ने की है। ओके, तो इंस्टीट्यूशंस के नाम याद रखने हैं। Which psychoanalytic method involves encouraging the client to speak freely without censoring their thoughts or associations? A. Word association, B. Dream analysis, सी फ्री एसोसिएशन, एंड डी ईगो सप्रेशन। अब यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन, ये एक्चुअली ऐसे मेथड्स हैं जो साइकोडायनेमिक थेरेपी में यूज किए जाते हैं क्लाइंट के अंदर से उनकी प्रॉब्लम निकलवाने के लिए। तो वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है, एक वर्ड देते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट के दिमाग में जो पहला वर्ड आता है दे से इट, फिर जो दूसरा वर्ड आता है दे से इट, तीसरा वर्ड आता है दे से इट। ड्रीम एनालिसिस थेरेपिस्ट करता है, ड्रीम बताता है क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट डिकोड्स इट। एंड सी फ्री एसोसिएशन में हम क्लाइंट को बोलते हैं दिमाग में जो भी आ रहा है बोलते जाओ, वेदर इट सीम्स नॉनसेंसिकल, वेदर इट सीम्स वल्गर टू यू, प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, बोलते जाओ। सो द आंसर इज सी फ्री एसोसिएशन। ओके, द चीफ बेनिफिट ऑफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी इज डैश, which is the process of gaining increasing understanding of oneself and one's aspirations, emotions, and motives. A. Emotional insight, B. Instituting adaptive behaviors, C. Cognitive restructuring, and D. Personal growth. इसका आंसर है डी, पर्सनल ग्रोथ। इमोशनल इंसाइट हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी का फीचर है, अडेप्टिव बिहेवियर्स बिहेवियरल थेरेपी का चीफ बेनिफिट है, एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग हमारा कॉग्निटिव थेरेपी का चीफ बेनिफिट है। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी पर्सनल ग्रोथ लाती है, जिसका मतलब है हम खुद को समझ पाते हैं कि हमारी एस्पिरेशंस क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारी मोटिवेशंस क्या है। ओके, रवि इज रिसीविंग थेरेपी फॉर हिज एंगर इश्यूज which stem from his childhood conflict with his father. After a few sessions, the therapist brings the event of his father hitting Ravi in childhood into sharp focus, which Ravi had been vaguely describing so far. Which psychoanalytic technique of interpretation has the therapist employed here? A. Clarification, B. Confrontation, C. Calibration, and D. Working through. Tricky question है, but confuse नहीं होना। Calibration is not a technique जो कि psychodynamic therapy में यूज होता है। ये तीन आर yes। अब working through हम जानते हैं, working through is it involves both clarification and confrontation। ये दोनों जब साथ में होती हैं, बार बार होती हैं, कभी क्लैरिफाई हो रहा है, कभी कन्फ्रंट हो रहा है, कभी क्लैरिफाई कभी कन्फ्रंट, इस पूरे प्रोसेस को वर्किंग थ्रू कहते हैं। तो वर्किंग थ्रू तो नहीं हो सकता, क्लैरिफिकेशन एंड कन्फ्रंटेशन में से एक है। तो रवि के एंगर इश्यूज हैं क्योंकि पापा के साथ कन्फ्लिक्ट था चाइल्डहुड से ही। एक ऐसा इवेंट है जो कि रवि के लिए सेंसिटिव है, विच इज हिज फादर हिटिंग हिम व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अभी तक रवि उसको वेगली डिस्क्राइब कर रहा है, बहुत घुमा फिरा के, बहुत नहीं नहीं ठीक है ऐसा ही था, बट थेरेपिस्ट ने समझा कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड उसको शार्प फोकस में ले आया कि रवि टेल मी अबाउट दिस, टेल मी अबाउट हाउ यू फेल्ट व्हेन योर फादर हिट यू। Whenever you bring an event that has been vaguely described by the client so far or ignored, sidelined by the client so far, into sharp focus, उसको हम कहते हैं ए क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन सीख करना कि भाई बताओ मुझे ये क्या है। कॉन्फ्रंटेशन होता है एक अलग चीज, ठीक है, तो ये ना पढ़ के जाना है। कॉन्फ्रंटेशन इज जब थेरेपिस्ट पूछता है कि अच्छा हाँ आपको ये जो चीज है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इवेंट है, इसको फेस करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, दैट इज कॉन्फ्रंटेशन। ओके, तो ए क्लैरिफिकेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का थोरो सा कंप्लीट सा प्रेप ना पूरा हो गया है। अगर आपने डिलीजेंटली अभी तक ना टैली करें अपने आंसर्स, साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करें ना, आपको आइडिया लग चुका है आपकी प्रेप कितनी सॉलिड है, कहाँ कहाँ काम करना है, कहाँ कहाँ काम हो चुका है। इसीलिए वी आर सेइंग स्टे विद अस,
टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स हैं। एंड यार प्लीज थोड़ा सा भी अगर आपको बेनिफिट मिला है, थोड़ी सी भी प्रेप अच्छी हुई है ना, प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द ट्विन प्रोज चैनल। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू ड्रॉप द कमेंट्स एंड योर स्कोर्स डाउन बिलो, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस पूरे जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।